नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्चश्मान वत्स और ट्रू आईक्यू के सारथी टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। ये टेस्ट ऑलरेडी 29 तारीख को हो चुका है और आज हम आपके साथ करंट अफेयर्स के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा डिस्कशन के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का सर्वप्रथम लोकायुक्त विधेयक कहां पास हुआ है? ठीक है, तो ये पहला पास हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकायुक्त का काम क्या होता है? लोकायुक्त को स्टेट में अपॉइंट किया जाता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर कोई करप्शन चार्जेस हैं या कोई करप्शन का कंप्लेन है तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? लोकायुक्त करता है। हम देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। लोकायुक्त पहली बार इंडिया में कहीं ये इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ था तो 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और इस बार क्या किया गया है कि महाराष्ट्र ने इस प्रोविजन को रिपील किया है और रिपील करते हुए नया प्रोविजन ला रहे हैं। उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस हैं और थोड़े और चेंजेस हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि लोकायुक्त का अपॉइंट कौन करता है? लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट हमेशा स्टेट के गवर्नर द्वारा किया जाता है विथ कंसल्टेशन ऑफ उस स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे और उस स्टेट असेंबली के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, उनके कंसल्टेशन में गवर्नर अपॉइंट करेंगे एक लोकायुक्त को। ठीक है, और इंपॉर्टेंटली इनकी एलिजिबिलिटी जो महाराष्ट्र में रखी गई है, कोई भी लोकायुक्त या तो करंट या फॉर्मर जज होना, चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का, या तो जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, या फिर जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट होना चाहिए। ये महाराष्ट्र ने क्राइटेरिया सेट किया है। टेन्योर इनका 5 साल या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, और ये लोग रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ये एक बार बन गए बस, उसके बाद इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये था लोकायुक्त। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। स्वर्गीय शरद यादव जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, उनको कितने बार लोकसभा का सदस्य चुना गया था? तो इसका डायरेक्ट आंसर है 7। 7 बार लोकसभा से और 3 बार राज्यसभा से। ये याद रखिएगा, इनका हाल ही में देहांत हुआ है और 3 बार राज्यसभा से भी सदस्य चुने गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक कृत्रिम हृदय तैयार किया है? Which of the following has prepared an artificial heart? ऑप्शंस में है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईएससी बैंगलोर। तो इसका आंसर होता है आईआईटी कानपुर, एक आर्टिफिशियल हार्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जान लीजिए कि इसके पहले ये कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस थे, कर्नाटका हाईकोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये अपॉइंटमेंट काफी नया है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज के अपॉइंटमेंट्स, ये सारे याद करके चाहिएगा। इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिजोरम के बाद सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत कहां देखी जाती है? मिजोरम के बाद तो मिजोरम का फॉरेस्ट कवर है 84.5%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश दैट इज 79.3%, और उसके बाद मेघालय दैट इज 76%। ठीक है, ये 3 चीज याद रखिएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल पे निकलता है, पिछला 2022 में निकला था। इसके बाद उम्मीद है 2021 के सर्वे का रिपोर्ट 2022 में निकला था, तो 2023 में अब सर्वे होने वाला है और 2024 में रिपोर्ट निकलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहां की हर्मल मिर्ची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो ठीक है, भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये गोवा की चिली है, हर्मल चिली गोवा। और इसके साथ साथ ये हर साल हर जगह कोई ना कोई चीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिलता है। खासकर बीपीएससी के लिए बिहार के जितने भी जीआई टैग्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, वो याद करके जाइएगा।
जैसे कि मिथिला मखान हो गया और हमारा जर्दालू आम है, ये सारे जीआई टैग्स जिनको जिनको मिला गया है याद करके रहिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जीवा प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? जीवा प्रोग्राम, तो जीवा प्रोग्राम एक्चुअली में एक वाटरशेड प्रोग्राम है नेचुरल फार्मिंग को डेवलप करने के लिए। ये कराता है नाबार्ड, शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम। ये शुरू हुआ था 1982 में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाबार्ड एक्ट 1981। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी एक्ट के थ्रू इसको डेवलप किया गया है, ठीक है, ये जान लीजिए। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, नाबार्ड का HQ मुंबई। नाबार्ड पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इतनी जानकारी लेके जाइए, ठीक है। और जीवा प्रोग्राम नाबार्ड से एसोसिएशन रख रहा है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव कहां आयोजित हुआ है? तीसरा, तो इस बार हुआ है छत्तीसगढ़ में। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इस पे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को याद रखिए, एग्जाम में सीधा आंसर्स पे जाइए और सीधा स्किप करके अगले क्वेश्चन पे आइए। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का पहला कोष कहां आरंभ किया गया है? ओके, फर्स्ट रिपोजिटरी ऑफ इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट, आंसर है इसका फरीदाबाद। क्या होगा कि नेचुरल साइंस के डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, एक तरह का जीनोम सेंटर कह सकते हैं, एक बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कह सकते हैं, फरीदाबाद में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और अक्रॉस द कंट्री जितने भी रिसर्चर्स हैं इस चीज से एसोसिएशन रखते हैं, वो इन सब डेटा को यूज करके अपनी रिसर्च में कुछ फ्रूटफुल योगदान कर सकते हैं हमारे देश के लिए भी, तो याद रखिएगा फरीदाबाद में एस्टैब्लिश किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो का मिशन शुक्र किस वर्ष पूर्ण होगा? तो वीनस मिशन इसरो प्लान कर रही है और इसको 2024 तक भेज देना है, 2024 तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, करंट के क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, करंट खासकर बीपीएससी का वन लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद है, आंसर बनाइए, आगे बढ़िए। हालांकि इस बार नेगेटिव इंक्लूड हो रहा है क्वेश्चंस में, तो क्या करिएगा, क्वेश्चन के ऑप्शंस को पहले मत देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसको आंसर देने का कोशिश कीजिए, और जो आंसर दिमाग में पहले क्लिक किया करे उसको आप चेक कर लीजिए कि ऑप्शन में है कि नहीं, अगर ऑप्शन में मिलता है टिक करिए, आगे बढ़िए, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? साहित्य के लिए, लिटरेचर, तो लिटरेचर के लिए मिला है एनी एरनॉक्स को, ये याद रखिएगा। नोबेल के बारे में थोड़ा जान लीजिए, नोबेल पुरस्कार इस बार किसको किसको मिला है? तो नोबेल प्राइज 2022 सबसे पहले आता है फिजिक्स, तो फिजिक्स में मिला है ये अलाइन एस्पेक्ट को, एंटन जेलिंजर को और जॉन क्लॉजर को। ये तीनों नाम याद करने थोड़े मुश्किल हैं, तो इनका एक ट्रिक है आज, ठीक है, आज फिजिक्स में नोबेल आज जीते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री पे आते हैं, केमिस्ट्री में मिला है मॉर्टन मेल्डाल को, कैरोलिन बेर्टोजी को और बैरी शार्पलेस को, तो ये तीन नाम भी थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो इनका ट्रिक बनता है MCB, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना कि सिर्फ लिटरेचर और मेडिसिन इस बार यही दो नोबेल अवार्ड्स हैं जो कि सिंगली दो इंडिविजुअल को मिले हैं, बाकी सब में तीन लोग इंक्लूडेड है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में मिला है बेन बर्नाक, डगलस डायमंड और फिलिप डिग्बी। इसका कोशिश कीजिए कोई ट्रिक बना लें आप, ठीक है, तीन नाम है,
ठीक है, सिर्फ लिटरेचर और मेडिसिन, बस ये दो सेक्टर है जिसमें इंडिविजुअल कोई सिंगल इंसान जीता है, बाकी तीन तीन का ग्रुप है, याद रखिएगा। मेडिसिन में स्वांते पाओबो को मिला है, ठीक है, ये था नोबेल प्राइज 2022, याद रखिएगा। जितने भी अवार्ड्स हैं, खासकर नोबेल हो गया या फिर स्पोर्ट्स का कोई अवार्ड हो या स्पोर्ट्स जगत से कोई भी कुछ जीत रहा हो या जितने भी ऑथर्स को कोई अवार्ड मिला हो, एक बार अवार्ड सेक्शन हर चीज का देख लीजिएगा। ये सब आपको डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करेगा एग्जाम में, खासकर बीपीएससी का एग्जाम हो तो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आईसीसी T20 क्रिकेटर पुरुष 2022 किन्हें चुना गया है? अब इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव, ठीक है। सूर्य कुमार यादव, ये इसके बारे में क्या कहूं, ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने क्रिकेट की परिभाषा बदल दी है, और आप इत्तेफाक देख सकते हैं, ठीक है, इनको हम स्काई बुलाते हैं, ठीक है। इस इंसान ने आसमान को अपने नाम में समेटा हुआ है, सोचिए आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक किताब किसने लिखा है? ऑप्शन है आलोक चक्रवाल, राजेश तलवार, आर कौशिक और अमिताभ कुमार। तो इसका सीधा आंसर है आलोक चक्रवाल। चूंकि ये किताब का नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ठीक है, चूंकि बिरसा मुंडा रेबेलियन बिहार में शुरू हुआ था, इसलिए इस किताब का नाम याद रखिएगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाए, ठीक है। आलोक चक्रवाल ने लिखा है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 1 दिसंबर को आयोजित वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या है? एड्स इफेक्ट्स एवरीवन, नहीं। चेंजिंग नीड्स, नहीं। लीव नो वन बिहाइंड, नहीं। इनका थीम है इक्वलाइज, ठीक है। इसके साथ ही आप ये जान लीजिए कि WHO ने एड्स को इरेडिकेट करने का टारगेट रखा है 2030 तक का, ठीक है। इसी के साथ यूएन एड्स का एक है सेक्टोरियल टारगेट 95, 95, 95। इसमें क्या है कि 95% ऑफ द पीपल, उनको अपना एड्स का स्टेटस पता होना चाहिए, उनको इन्फेक्शन कितना है उसका स्टेटस पता होना चाहिए 95% पीपल को। उसके बाद उन 95 में से 95% को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्रोवाइड हो जानी चाहिए, और उसके बाद जिन लोगों को ऑलरेडी थेरेपी मिल चुकी है, उसके बाद उन 95 में से वो कितना उसके बाद उन 95 को क्योर करना है, ठीक है। तो ये यूएनएच का टारगेट है। और एड्स HIV वायरस से फैलता है, हम जानते हैं, और ये एक तरह का रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मींस ये RNA स्ट्रैंड का बना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया गया है? 17वां। तो प्रवासी भारतीय दिवस हमने शुरू किया था, हम मनाते क्यों हैं? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया है, इसका आंसर है वैसे इंदौर। कहां आयोजित किया गया है? तो इंदौर में आयोजित किया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस को भी हम 9 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार गुयाना के प्रेसिडेंट हमारे मोहम्मद इरफान अली, ये यहाँ के चीफ गेस्ट थे इस बार, ठीक है। ये याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, इन सब में चीफ गेस्ट कौन आए हैं, इन सब का नाम नोट करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोज निकाला है? ठीक है, नासा। नासा कहां की एजेंसी है? तो यूएस।
इन्होंने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोज निकाला है। ठीक है, जितना हम जान रहे हैं पहले 4 प्लैनेट्स जो हैं, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और उसके बाद जितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, ये चारों जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है इनको, इनमें लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये गैस के बने होते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन ढूंढा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बाइखो उत्सव कहां मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन, बाइखो। तो बाइखो मनाया जाता है आसाम में। ठीक है, साथ में एक और चीज, आसाम में एक और उत्सव है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला, ये कामरूप कामाख्या टेम्पल है गुवाहाटी में, आसाम, वहां पे बहुत बहुत धूमधाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है अंबुबाची मेला को। तो ये दोनों याद रखिएगा, आसाम से जुड़े हुए हैं। ऐसे जितने भी स्टेट्स के जितने भी रीजनल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, इन सब का नाम एक बार देख के जाइए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जितने भी शॉर्ट सेक्शन वीडियोस हैं हम आपके लिए अपलोड कर दें, आप इसको बस मेमोराइज करें और एग्जाम दें, और अच्छे से एग्जाम दें, हम यही चाहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां स्थापित की गई है? पहली वैदिक घड़ी, तो ये अभी उज्जैन में स्थापित की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, ऐसे करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। टोटल बजट साइज ऑफ द ईयर 2022-23, ठीक है, भारत का पूर्ण बजट 2022-23 का बजट कितना है? कितना था? बजट वापस आ गया है, लेकिन हम 2022-23 की बात कर रहे हैं। तो 39.45 लाख करोड़ ये टोटल बजट साइज था। ठीक है, हालांकि एग्जाम 15 दिन बाद ही है, तो ज्यादा सोचिएगा मत। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बजट 2022-23 का ही, और इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का ही। ठीक है, पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे और पिछले साल का बजट, 2023 में बजट पास हो चुका है, लेकिन वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि ऑफलाइन एग्जाम है पहली बात तो, और ऑफलाइन एग्जाम का ऑलरेडी पेपर सेट हो चुका होगा अब तक। ठीक है, फिर भी एक बार नए बजट को भी दोहरा लेना है, एक बार दिमाग में बैठा के जाना है, क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस हिंदी फिल्म को 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस हिंदी फिल्म को? हिंदी फिल्म, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है सोराराई पोट्रू को, बेस्ट फिल्म अवार्ड, लेकिन बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है तुलसीदास जूनियर को। तुलसीदास जूनियर एक गेम है, एक्चुअली एक स्पोर्ट है, स्नूकर, उसी पे आधारित थी ये मूवी। स्नूकर और बिलियर्ड्स एक सिमिलर फॉर्म का गेम है। ठीक है, कुछ रूल्स अलग होते हैं, लेकिन गेम एक ही तरह का होता है। उसी के ऊपर ये मूवी आधारित थी, इसको देखिए। ठीक है, साथ ही में ये सारे जितने भी ये मूवीज हैं, 83, मिमी और शेरशाह, इनको फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला है। ठीक है, 83 के लिए रणवीर सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर, शेरशाह बेस्ट पिक्चर फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी के ऊपर आधारित थी ये मूवी शेरशाह, जो कारगिल के हमारे हीरो रहे हैं। मिमी, इसके लिए कीर्ति सानोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और साथ ही में पंकज त्रिपाठी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला है। ठीक है, वैसे इसका आंसर तुलसीदास जूनियर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यूनेस्को ने किसे भारत का पहला जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो पहला जियो हेरिटेज साइट बनाया गया है मावलू गुफा, मावलू केव, जो कि कहां पे है? तो मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है?
ठीक है, ऑप्शंस में है अशोक सूटा, तनुजा नेसरी, रश्मि साहू और संदीप बख्शी। इसका आंसर है तनुजा नेसरी, बी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूके पार्लियामेंट देती है, यूके पार्लियामेंट, और इस बार ये तनुजा नेसरी को मिला है। इनका नाम याद रखिए, यूके पार्लियामेंट देती है आयुर्वेद रत्न अवार्ड, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बंगाल की खाड़ी में होने वाली मंदौस चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो होता क्या है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइक्लोन इंडियन ओशन रीजन की एक्टिविटी है, और यहां पे जितने भी कंट्रीज है उनको वो अपना नाम सबमिट करते हैं WMD के पास, और वो डिसाइड करती है कि क्या नाम रखा जाए। तो इस बार मंदौस जो नाम है, मंदौस साइक्लोन, ये नाम रखा गया है UAE द्वारा। ठीक है, तो अभी जितने भी साइक्लोन्स रीसेंट पास्ट में आए हैं, इसको एक बार दिमाग में बैठा के जाइएगा, और नाम उसका किसने प्रोवाइड किया है, किस कंट्री ने उसका नाम रखा है, ये जान लीजिएगा। क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो इस तरह के ही बनेंगे कि साइक्लोन का नाम क्या है, इसका नाम रखा किसने है। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन ओशन समिट 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? दो चीजें हैं, एक वन ओशन समिट और एक ओशन कॉन्फ्रेंस। ओशन कॉन्फ्रेंस, तो वन ओशन समिट की अध्यक्षता की थी फ्रांस ने, और ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है इस बार लिस्बन में। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों नाम, और कंफ्यूज मत करिएगा। वन ओशन समिट फ्रांस और ओशन कॉन्फ्रेंस लिस्बन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? भारत, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बनाता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये रिलीज करती है ये रिपोर्ट, और इस बार टॉप किया है आइसलैंड ने। ठीक है, आइसलैंड ने टॉप किया है, और इंडिया का रैंक है 135। इंडिया का रैंक है 135, भारत का रैंक 135। याद रखिएगा, खासकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनके जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इसको एक बार देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, खासकर उसमें टॉप कौन कर रहा है और इंडिया की रैंकिंग कितनी है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत वास्ट है, लेकिन आपको याद करने में आसानी रहेगी क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली वन लाइनर्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो पढ़िए, याद करिए, रिवाइज कीजिए, और कोशिश कीजिए कि एक ही टॉपिक को आप 2-3 बार रिवाइज कर पा रहे हैं, और पिक्टोरियल मेमोरी बनाइए करंट का भी। ठीक है, सिर्फ सुनिए मत, देखिए उसको, पढ़िए और आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? पहला रामायण विश्वविद्यालय, ऑप्शंस है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, फर्स्ट रामायण यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यह बन रहा है इस बार बिहार में। पहला रामायण यूनिवर्सिटी बिहार में बन रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाला सबसे न्यूनतम आयु वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ऑप्शंस में है साजन प्रकाश, नहीं, गलत, शौर्यजीत खैर, इन्हीं को मिला है। तो एक्चुअली में एक 10 ईयर ओल्ड, ठीक है, इनको मिला है ब्रोंज मेडल। ब्रोंज किसमें? तो एक मार्शल आर्ट फॉर्म है मलखंब, मलखंब, उसमें शौर्यजीत खैर को ब्रोंज मेडल मिला है। 36 नेशनल गेम्स जो कि हुआ था आपका गुजरात में, और 37 होने वाला है, 37 याद रखिएगा गोवा में। ठीक है, 36 हो चुका है, अब
37th होने वाला है, उसको भी हम लोग देख लेंगे एक बार। तो 10 ईयर ओल्ड शौर्यजीत खैर, ब्रोंज मेडल, गेम मलखम, मार्शल आर्ट फॉर्म। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मछली उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो मछली उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। नंबर 1 पे चाइना है, चाइना, और नंबर 3 इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ओ हेनरी पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? ओ हेनरी पुरस्कार, आपके ऑप्शंस हैं गणित, कला, साहित्य और विज्ञान। तो ओ हेनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे। इस हिसाब से साहित्य में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, लिटरेचर, लिटरेचर, ओ हेनरी अवार्ड इज रिलेटेड टू लिटरेचर, याद रखिए। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन खत्म हुआ। करंट अफेयर्स के इतने ही क्वेश्चंस थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके जितने भी सुझाव थे, जितने भी डाउट्स थे और जितने भी डिमांड्स थे, हमने सब पढ़ा है, सबको देखा है और सब पे काम करना शुरू कर दिया है। आपके डिमांड्स को हम जल्दी ही फुलफिल करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हम कुछ सप्लीमेंट्री वीडियोस के साथ आने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल होगा। आप सब उसको देखिए और उसके नोट्स बना लीजिए, खासकर नोट्स बनाइए और एंड टाइम में जितना रिवाइज कर सके करिए। नया कुछ मत पढ़िएगा, स्टैटिक पोर्शन जो पढ़ते आए हैं उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकें। हम 2-4 बार अगर रिवाइज कर लेंगे ना तो एग्जाम में बहुत इजीली आंसर्स ढूंढ पाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा और फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा। आपके डिमांड्स को हम जल्दी ही फुलफिल करने वाले हैं। कुछ सप्लीमेंट्री वीडियोस के साथ हम लोग जल्दी ही उतरने वाले हैं। अब आज का डिस्कशन इतने तक ही था और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।